कहानी की शुरुआत होती है एक जवान लड़की से। वो अपनी बोट पर होती है और बोट पूरी तरह से पानी से भरी हुई थी। तभी वो लड़की रिचर्ड का नाम लेकर उसको पुकारने लग जाती है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता। जब वो इधर उधर देखने लग जाती है, उसे पता चलता है कि उसकी बोट समंदर के बीच में फंस गई है और वो समंदर का सबसे खतरनाक इलाका था। चारों तरफ पानी ही पानी था और वहाँ पर कोई मदद करने वाला नजर नहीं आ रहा था। वो जोर से चिल्लाने लग जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था जो उसकी आवाज सुन सके। अब कहानी 5 महीने पीछे चली जाती है, जहाँ पर हमें उस लड़की का नाम बताया जाता है। उस लड़की का नाम है टैमी। वो एक ट्रैवलर है जो नई जगहों पर घूमने के लिए जाया करती है और उसे घूमना बहुत पसंद है। वो कैलिफोर्निया घर वापस जाने के बजाय एक समंदर के किनारे पर एक सेलर की तरह काम करती है और अपना पूरा समय वहीं पर गुजारती है। एक दिन उस समंदर के किनारे पर रिचर्ड नाम का एक आदमी अपनी बोट लेकर आ जाता है। जब टैमी रिचर्ड से मिलती है, उन दोनों के बीच में कुछ चमक जाता है और वो पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। रिचर्ड टैमी से कहता है कि उसे टैमी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगले दिन जब रिचर्ड खाना बना रहा होता है, टैमी उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ जाती है। तब रिचर्ड बहुत ही शांत तरीके से टैमी को खाना खाने के लिए इनवाइट कर लेता है। कुछ देर बाद जब टैमी रिचर्ड की बोट पर जाती है, उसे उसकी बोट पर कई सारी तस्वीरें दिखाई देती हैं जो वो सफर करते वक्त लेता था। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रिचर्ड की उस जिंदगी और उसकी हिम्मत की तारीफ करने लग जाती है। तब रिचर्ड उसे बताता है कि उसने ये बोट खुद ही बनाई है और वो उसमें बैठकर पूरी दुनिया घूमता रहता है। तब टैमी के दिमाग में सवाल आ जाता है और वो रिचर्ड से पूछती है कि उसे समंदर में अकेले रहना कैसा लगता है। तब रिचर्ड समझाने लगता है कि जब कोई समंदर में अकेला होता है, तब उसकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, नींद नहीं आती और कभी भी इंसान को पूरी तरह से तसल्ली नहीं होती। भूख लगती है मगर खाना खाने को दिल नहीं करता और आदमी का दिल समंदर से उबने लग जाता है। मगर वक्त के साथ इंसान ऐसी चीजें देखने लग जाता है जो असल में होती ही नहीं है। टैमी फिर उससे पूछती है कि अगर समंदर में इतनी मुश्किलें होती हैं तो तुम वापस क्यों जाते रहते हो समंदर में सफर करने के लिए। तब रिचर्ड जवाब देता है कि वो एक ऐसा नशा है जो कोई तब तक नहीं समझ सकता जब तक वो खुद उस सफर को जीता नहीं, जो कि एक अलग तरह का नशा है और बेमिसाल है और मुझे अब ये बहुत ज्यादा पसंद है। अगले दिन रिचर्ड टैमी को अपनी बोट ट्रिप पर ले जाता है, जिसके बाद उन दोनों का बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है और आखिरकार वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और वो प्यार करने लग जाते हैं। एक दिन टैमी और रिचर्ड एक बूढ़े कपल से मिलते हैं जो रिचर्ड की जान पहचान के होते हैं। वो कपल रिचर्ड को एक काम देने के बारे में कहता है। वो आदमी चाहता था कि उसकी यार्ड कैलिफोर्निया ले जाने के लिए रिचर्ड उसकी मदद करे और बाद में वो पहली फ्लाइट से वापस अपने घर आ सकता है और इसके लिए वो उसे $1000 भी देगा। रिचर्ड को उसकी ये डील पसंद आ जाती है, लेकिन वो पूछता है कि क्या वो उसे 2 फर्स्ट क्लास की टिकट दे सकता है ट्रिप के लिए, क्योंकि वो चाहता था कि टैमी भी उसके साथ कैलिफोर्निया तक बोट में जाए और वो फिर फ्लाइट पकड़कर वापस एक साथ घर आ जाए। ये सुनने के बाद कपल उसकी ये बात मान जाता है और उन दोनों के बीच में डील फाइनलाइज हो जाती है। इसी बीच रिचर्ड और टैमी अपने सफर पर डिस्कशन करने लग जाते हैं। टैमी थोड़ी सी हिचकिचा रही थी क्योंकि वो कैलिफोर्निया वापस नहीं जाना चाहती थी। तब रिचर्ड उसे दिलासा देते हुए कहता है कि मैंने पूरी दुनिया की सफर की है और अब तुम मुझे मिली हो, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पर पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं और शायद वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर टैमी उसके साथ कैलिफोर्निया जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब कुछ दिन समंदर में गुजारने के बाद एक दिन अपने सफर के बीच में रिचर्ड टैमी को शादी करने के लिए प्रपोज कर देता है और वो हाँ कह देती है, जिसके बाद वो उसे उंगली पर एक अंगूठी पहनाता है और खुशी से उसकी गले लग जाती है। अगले दिन वो दोनों बोट पर ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब चलते हुए एक दिन एक छोटी सी चिड़िया उनकी बोट पर आ जाती है। रिचर्ड ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो लोग जमीन से काफी दूर थे और उस तरह की छोटी सी चिड़िया के लिए इतनी दूर तक उड़कर जाना बहुत ही मुश्किल काम था। टैमी भी ये देखकर परेशान हो जाती है और वो रिचर्ड से पूछती है कि क्या ये कोई परेशानी की बात है और क्या उनके सामने कोई खतरा आने वाला है। तब रिचर्ड उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक है और वो दोनों रेडियो चेक करने के लिए चले जाते हैं। तब रिचर्ड को पता चलता है कि एक बड़ा तूफान उनकी तरफ आ रहा है। इसी बीच टैमी रिचर्ड को कहती है कि उन्हें बोट रोक देनी चाहिए और तूफान के गुजरने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती। उसी रात तूफान उनकी बोट पर आ जाता है। समंदर की बड़ी बड़ी लहरें उनकी बोट से टकरा रही होती हैं। तभी रिचर्ड टैमी को नीचे डॉक पर जाने को कह देता है, लेकिन वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अचानक एक बड़ी लहर उनकी बोट को टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से उनकी बोट में एक बड़ा सा सुराख बन जाता है और पानी अंदर घुसना शुरू हो जाता है और उस टक्कर की वजह से टैमी के सर पर चोट लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और अब कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। टैमी बोट पर अकेली जागती है। बोट पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और वो पानी से भरी हुई थी। टैमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसको आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक टैमी को दूर एक छोटी सी बोट दिखाई देती है। उसे पता चलता है कि रिचर्ड उसी बोट के अंदर पड़ा हुआ है, इसीलिए वो रिचर्ड को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। अब पानी में तैरते हुए वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन
लेकिन तभी उसे दिखाई देता है कि उसकी यॉट उससे दूर बहकर जा रही है। ये देखकर वो जल्दी से वापस अपनी बोट पर आ जाती है। इसके बाद वो बोट की मरम्मत करने की चीजें इकट्ठा करती है और जल्दी से काम पर लग जाती है। टैमी जल्दी से उस सारे पानी को बाहर निकाल देती है जो अंदर आ गया था। वो सारे बर्बाद हुए जगह को सील कर देती है और बोट को ठीक करने की कोशिश करती है। तभी जब वो छोटी सी बोट उसके करीब आ जाती है, उसे पता चलता है कि रिचर्ड की हालत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। वो उसे अपनी बोट पर चढ़ाने में मदद करती है। अब रिचर्ड की टांग बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी और उसकी पसलियां भी टूट चुकी थीं। रिचर्ड को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और इसके बाद खुद को बचाने की कोशिश में 2 दिन गुजर जाते हैं। इसी बीच टैमी को अंदाजा होता है कि वो अपने रास्ते से भटक गई है और दूर बहकर निकल गई है और वो समंदर में पूरी तरह से खो गई है। और सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि कोई भी उस रास्ते पर अपनी बोट लेकर नहीं जाता और वहाँ आसपास कोई भी जमीन नहीं दिखाई दे रही थी। टैमी रिचर्ड को बताती है कि वो लोग वहाँ पर फंस चुके हैं और वो वहाँ पर मरने वाले हैं, लेकिन रिचर्ड उसे दिलासा देते हुए कहता है कि हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और वो जिंदा बच जाएंगे। तब रिचर्ड उसे बताता है कि उनकी जो स्पीड है, उस स्पीड पर वो अपनी मंजिल तक पहुँचने में कई सारे महीने लगा देंगे और तब तक उनका खाना और पानी खत्म हो चुका होगा। तभी वो एक सुझाव देता है कि टैमी को बोट की दिशा को हवा के साथ मोड़ना चाहिए, जिससे उनकी स्पीड तेज हो जाएगी और वो जल्दी एक जगह पर पहुंच पाएंगे। ये सुनकर टैमी थोड़ी सी हिचकिचाती है, क्योंकि हवा के साथ चलने में उसका सफर और भी लंबा और अनजान हो जाएगा। उन्हें पता नहीं चलेगा वो कहाँ जा रहे हैं। मगर रिचर्ड अपनी बात पर जोर देता है और टैमी उसकी बात आखिरकार मान जाती है। वो अपना रास्ता हवा की तरफ एडजस्ट कर देती है, जिससे वो हवा के साथ बहने लग जाते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें पता चलता है कि उनका खाना और पानी खत्म हो रहा है और अब उनके पास सिर्फ 1 हफ्ते का खाना बचा हुआ है। तब रिचर्ड उसे बताता है कि वो खुद को बचाने के लिए मछली पकड़कर खा सकते हैं। अब यहाँ पर पता चलता है कि टैमी एक वेजिटेरियन है, इसीलिए वो उसकी ये बात मानने से मना कर देती है, लेकिन उसे जल्दी अंदाजा होता है कि उसके पास अब कोई और चारा नहीं है। कुछ देर बाद टैमी समंदर के अंदर मछली पकड़ने के लिए कूद जाती है, लेकिन कई देर कोशिश करने के बाद उसे कोई मछली नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। इसी बीच उनका पानी भी खत्म हो जाता है। तब एक दिन बारिश होना शुरू हो जाती है। टैमी और रिचर्ड खुशी से पागल हो जाते हैं और वो बारिश का पानी पीते हैं और कुछ अपने साथ स्टोर कर लेते हैं बाद में इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन अब भी उनकी परेशानियां खत्म नहीं हो रही थीं, क्योंकि दिन हफ्तों में बदल जाते हैं और वो अब भी समंदर के बीच में फंसे हुए थे। वो करीब 29 दिन तक समंदर में बह रहे होते हैं। अब उनके पास सब कुछ खत्म हो रहा होता है, खाना, पानी और उनकी ताकत भी। एक रात उनके साथ एक चमत्कार होने लग जाता है, क्योंकि एक कार्गो शिप उनके पास से गुजरने लग जाती है। टैमी खुशी से पागल हो जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि उन्हें बचाने के लिए कोई न कोई वहाँ आ जाएगा। वो जोर से चिल्लाने लग जाती है और हवा में एक फ्लेयर शूट कर देती है, लेकिन शिप का क्रू उसे देख नहीं पाता और उसकी आवाज सुन नहीं पाता। ये देखकर टैमी का दिल टूट जाता है। देखते देखते वो कार्गो शिप गुजर जाती है, जिसकी वजह से टैमी और रिचर्ड बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। अगली सुबह टैमी रिचर्ड के खराब होते हुए जख्म को देख लेती है और उसके जख्म इन्फेक्टेड हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा तेज बुखार आ जाता है। टैमी को अब बहुत ज्यादा बेबस महसूस हो रहा था और उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा था। और तब बदकिस्मती से उसे पता चलता है कि उनकी तरफ एक और तूफान आने वाला है। वो खुद को तैयार कर लेती है, लेकिन उनके पास कोई तूफान नहीं आता और उसके बजाय सिर्फ हल्की हवा उनके पास से गुजर जाती है। तब टैमी रिचर्ड के पास लेट जाती है। वो अपनी बचपन की कहानियां सुनाना शुरू कर देती है। तब उसे याद आता है कि उसके पिता उसे छोटी सी उम्र में अपने साथ घूमने के लिए ले जाया करते थे। उसे याद आता है कि उसके दादा उनसे दूर रहने की कोशिश करते थे। और जैसे ही वो ये सब कुछ रिचर्ड को बता रही होती है, आखिरकार वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह जब टैमी जागती है, जागने के बाद वो इधर उधर देखने लग जाती है, मगर वहाँ से रिचर्ड कहीं गायब हो गया था। तभी उसे एक दिल दहलाने वाला सच पता चलता है। रिचर्ड कभी उसके साथ बोट पर था ही नहीं। वो तूफान के बीच में मर गया था और उसकी मौजूदगी और उसका ख्याल सिर्फ टैमी के दिमाग में चल रहा था। उस पूरे समय टैमी रिचर्ड को अपने साथ इमेजिन कर रही थी। अब ये सब कुछ पता लगने के बाद टैमी का दिल टूट जाता है और ये उसे सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर देता है। और अब जब टैमी को पता चल गया था कि वो अकेली है, वो अकेले रहना सीख जाती है। टैमी खुद को बचाने के लिए मछली पकड़ना शुरू कर देती है। वो आखिरकार समझ गई थी कि अगर उसने खाना नहीं खाया तो वो जिंदा नहीं बच पाएगी और इसी तरह वो 41 दिन तक समंदर में अकेले बिता देती है। इतने दिनों के बाद टैमी बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रही थी और उसकी हालत खराब हो जाती है और अब वो पूरी तरह से निराश हो गई थी। उसे यकीन था कि वो समंदर में ही अकेली मर जाएगी। लेकिन तब एक दिन एक छोटा सा परिंदा उसकी बोट पर आकर बैठ जाता है। उस परिंदे को देखकर टैमी को उम्मीद की एक चमक मिल जाती है। तब उसे पता चलता है कि वो जमीन के काफी करीब आ गई है, क्योंकि वो परिंदा इतनी दूर नहीं उड़ सकता था और वो आसपास के ही किसी आइलैंड से आया हो सकता है। टैमी जल्दी से अपनी दूरबीन निकाल लेती है और इधर उधर देखने लग जाती है। तब दूर उसे जमीन दिख जाती है और दूर एक शिप भी दिख जाती है। वो एक जापानी शिप थी। तब वो जल्दी से अपना एक फ्लेयर गन चला देती है और किस्मत से शिप पर लोग टैमी को देख लेते हैं। वो उसकी तरफ
तरफ बढ़ने लग जाते हैं। ये देखकर टैमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ ही देर बाद वो बड़ी सी शिप उस तक पहुंच जाती है, उसे खाना और पीने के लिए पानी दे देती है। तब वो उसे ऊपर ले जाते हैं और वापस महफूज जगह में ले जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद जब टैमी पूरी तरह से ठीक हो जाती है, वो वापस ताहिती आ जाती है। ताहिती वही जगह थी जहाँ टैमी रिचर्ड से मिली थी और वो अपनी छुट्टियां वहीं पर गुजार रही थी। टैमी रिचर्ड की बोर्ड पर चली जाती है, जहाँ उसे अपनी और रिचर्ड की साथ एक फोटो मिल जाती है। फोटो देखकर टैमी को उसकी सारी यादें वापस आ जाती हैं। उसके आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। अगले ही पल वो समंदर की तरफ चली जाती है। आधे रास्ते में वो अपनी एंगेजमेंट रिंग जो रिचर्ड ने उसे दी थी पानी में गिरा देती है, यादगार के तौर पर रिचर्ड को याद करते हुए। और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी टैमी नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी पर बनाई गई है। वो सिर्फ 24 साल की उम्र में करीब 41 दिन तक समंदर में फंस गई थी और मूवी के अंत में टैमी की असली तस्वीर भी दिखाई जाती है। और इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।